अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एनालाइजिंग पैराग्राफ, इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे द केस ऑफ मिसिंग ब्रेन। सो एनालाइजिंग पैराग्राफ, जी हाँ, तो इसमें हम एनालाइज करेंगे कि चैप्टर का स्ट्रक्चर, लेसन का स्ट्रक्चर कैसा है, पैराग्राफ को किस तरह से उन्होंने अरेंज किया होता है, पहले कौन सी बात करते हैं, उसके बाद कौन सी बात करते हैं और उसके बाद इस तरह से आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से पैराग्राफ को जो है वो तरतीब देते हैं, ठीक है, और पैराग्राफ में किस तरह से वर्डिंग यूज़ होती है। और इसमें हम बेसिकली राइटर का जो है ना राइटिंग स्टाइल देखते हैं कि वो किस तरह से पैराग्राफ की अरेंजमेंट करता है, किसी आर्टिकल को लेकर, किसी शॉर्ट स्टोरीज़ को लेकर और किसी एड्रेस को लेकर, ठीक है। जी हाँ, तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे एग्जामिन द वे पैराग्राफ आर कंस्ट्रक्ट इन नॉन फिक्शन, कि हम उन वेज़ को देखेंगे कि जिसमें नॉन फिक्शन को कंस्ट्रक्ट किया गया है। नॉन फिक्शन मीन्स स्टोरी। आगे लर्न व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब हम ये भी सीखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है पैराग्राफ को इंट्रोडक्शन को जो है ना इफेक्टिव बनाती है, कि रीडर पर उसका कोई असर छोड़ जाए या रीडर उसका पैराग्राफ जो है फर्स्ट पैराग्राफ को देखकर जो है वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ और उसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करे या फिर दिलचस्पी ले उसको पूरा पढ़े, ठीक है। यानी कि पहला पैराग्राफ ही ऐसा होता है कि जो दिलचस्पी पैदा कर दे रीडर में। और फिर हम डिस्कस करेंगे द वे इन विच अ राइटर ऑर्डर द मेन बॉडी पैराग्राफ। वो वे देखेंगे जिसमें राइटर जो है पैराग्राफ की बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है कि किस तरह से कि फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्या बात करेगा, सेकंड में और थर्ड में, एंड सो ऑन। अगर समराइज ईच पैराग्राफ ऑफ एन आर्गूमेंट टेक्स्ट, और फिर हम इसमें समराइज़ करना सीखेंगे हर पैराग्राफ को कि इस पैराग्राफ में उसने क्या बात की है, उसको समराइज़ करेंगे और दूसरे सेकंड में क्या और थर्ड में क्या। सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसा होना चाहिए देखते हैं। अ पैराग्राफ ब्रेक इन अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट यूजुअली डोनेट्स अ चेंज ऑफ टॉपिक। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर हमारा टॉपिक छुपा होता है, ठीक है। अगर द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फॉर अ पैराग्राफ दैट ऑफ ए टॉपिक सेंटेंस, यानी कि हमारा टॉपिक कैसा है। सो फॉलोड द डिटेल ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और फिर उसकी डिटेल पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन यानी कि डिटेल उस पूरे पैराग्राफ की और उसकी एक्सप्लेनेशन जो हमें टॉपिक प्रोवाइड करता है। व्हेन वी बिगिन टू रीड अ टेक्स्ट, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ने लगते हैं या शुरू करते हैं पढ़ना, वी नेचुरली वांट टू नो द सब्जेक्ट। जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं हम ये जानने की कोशिश करते हैं किससे रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट का टेक्स्ट है। हाउएवर स्किलफुल राइटर लाइक टू प्ले गेम्स विद अस, और जो स्किलफुल माहिर राइटर होते हैं ना वो हमारे साथ एक गेम खेलते हैं, रैदर दैन सिंपली स्टार्टिंग द टॉपिक। और राइटर a writer will often tease us by hiding the subject of text। अच्छा, अक्सर राइटर हमसे ना सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है वो हाइड छुपाते हैं हमसे कि ओरिजिनल बात कुछ और निकलती है। ऑफन ऐसे भी पैराग्राफ होते हैं कि टॉपिक कुछ और है, यानी कि पैराग्राफ का नाम कुछ और है, ठीक है, अंदर उससे रिलेटेड बात है, बट वो बात ऐसी है, वो नाम ऐसा है कि जो हमें माइल करता है कि यार इस पूरे को पढ़ो, कुछ तो है इसमें, ठीक है। वो हमसे ये चीज़ छुपाते हैं। अगर दिस ऑल्सो वॉज द, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस छोटा सा होता है, दिस ऑल्सो वॉज द राइटिंग मोर इन्जॉयबल बिकॉज द रीडर इज़ फोर्स्ड टू मूव मी एक्टिव सीकिंग द आंसर ऑफ हिज और हर क्वेश्चन। अच्छा, जो पैराग्राफ अब रीडर पढ़ लेता है वो फिर क्या कहते हैं, इन्जॉय करता है उस पूरी पैराग्राफ राइटिंग को, और फिर उसके क्वेश्चन और आंसर जो है उनके क्वेश्चन, मतलब वो ये चीज़ें सीख लेता है कि उसके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो देने के काबिल हो जाता है। तो इसकी एक अच्छी मिसाल है द केस ऑफ मिसिंग ब्रेन। ओके, द केस ऑफ मिसिंग ब्रेन, पैराग्राफ नंबर 1 and 2 डिस्कस करते हैं। नाउ दैट इट्स फाउंड वेयर डज इट बिलोंग by Alan Kuvana, Neuroscience for Kids staff writer, April 14, 1999. Paragraph number 1 and 2. The Smithsonian Museum in Washington DC is a brainy place. It is a guardian for more than 300 human brains, all stored in a climate-controlled facility in Maryland. One of these brains has been receiving a lot of attention lately. In 1911, Ishi, a Native American, stumbled out of the anthropologists. He was the last member of Yahi, a tribe of California Indians. White settlers had directly or indirectly contributed to their numbers dwindling from 20,000 to 1 in less than a century. The case of missing brain, यानी गुमशुदा दिमाग का खो जाना। अब जबकि ये मिल गया है, इसका ताल्लुक कहाँ से है? नाउ दैट्स इट्स फाउंड वेयर डज इट बिलोंग। अच्छा जी, इसको एलन कुवाना ने लिखा है,
न्यूरो साइंस फॉर किड्स स्टाफ राइटर, जो न्यूरो साइंस किड्स स्टाफ राइटर है, 14 अप्रैल 1999 में। इसका पहला और दूसरा पैराग्राफ जो है उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। स्मिथसोनियन म्यूजियम वाशिंगटन डीसी में है, एक ब्रेनी प्लेस है, यानी कि ऐसी प्लेस जहाँ पर ब्रेन पड़े हुए हैं। तो इट इज़ अ गार्डियन फॉर मोर देन 300 ह्यूमन ब्रेन्स, यानी ये 300 से ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन यानी कि इंसानी दिमागों के सरपरस्त है, यानी कि यहाँ पर सरपरस्ती में रखे गए हैं इस म्यूज़ियम की 300 ब्रेन्स। मैरीलैंड में इन्हें आबो हवा के काबू में इनको रखा गया है, मैरीलैंड में। और इनमें से जो एक दिमाग है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन रिसीव कर रहा है लोगों की ना अभी तक। 1911 इशी अ नेटिव अमेरिकन, एक अमेरिका का बाशिंदा है, स्टम्बल्ड आउट ऑफ कैलिफोर्निया वाइल्डरनेस एंड वाज बीफ्रेंडेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि जंगल में कैलिफोर्निया के माहिर बशरियात दोस्ती से ठोकर खा गया। ही वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ याही, वो याही कबीले का आखिरी मेंबर था। ट्राइब ऑफ कैलिफोर्निया इंडिया, जो कैलिफोर्निया इंडिया का एक कबीला है, वहाँ का वो आखिरी मेंबर था, याही फैमिली में से बचा था। वाइट सेटलर्स हैड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू देयर नंबर्स dwindling फ्रॉम 20,000 to 1 इन लेस देन अ सेंचुरी, यानी सफ़ेद फार्म आबादकारों एक सदी से भी कम अरसे में अपनी तादाद 20,000 से 1 तक कम होने में बराह रास्त या बिलावास्ता हिस्सा डाला। जी हाँ, तो इस पैराग्राफ को देखो, द केस ऑफ मिसिंग ब्रेन। इसमें राइटर ने क्या किया, उसने जी एक टॉपिक लिया, द केस ऑफ मिसिंग ब्रेन। अब द केस ऑफ मिसिंग ब्रेन का गुमशुदा केस, ठीक है, गुमशुदा दिमाग का जो है ना केस, ये उसका नाम है। उसने देखो टॉपिक क्या दिया, अट्रैक्शन हुई कि किसका दिमाग गुमशुदा, पढ़ने में और मज़ा आ रहा है, यानी कि अट्रैक्शन हो रही है रीडर की कि क्या है, वो आगे आगे पढ़ने में दिलचस्पी रख रहा है। पहला और दूसरा पैराग्राफ, पहले में उसने बताया किसी म्यूज़ियम में है, ठीक है, और दूसरे में उसने बताया कि किस बंदे का और वो किस कबीले का है। सो ये इन्फॉर्मेशन पहले दूसरे में छुपी थी, आगे देखते हैं। Paragraph number 3 and 4. Number 3, Ishii, Wright and Dr. A.L. Ishii spent the next 5 years living at the University Cray-Eber, one of the California's San Francisco campus, and sharing anthropologist who with the anthropologist his language. One of the befriended him. Anthropologist spoke a dialect that Ishii could understand. Beliefs and tribal arts exposed the society with disease that were foreign to him. Ishii contracted tuberculosis and died in 1960. He was cremated and the urn containing his ashes was placed in a cemetery in a city just south of San Francisco. However, we now know that his brain was not buried with him. In February 1999, according to an article published in the Seattle Times, March 25, 1999, two researchers announced that they had found a letter stating that Ishii's brain had been removed during autopsy and sent to Smithsonian Museum. ओके, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं 3-4 की। ईशी और डॉक्टर A.L. ईशी ने अगले 5 साल यूनिवर्सिटी क्रोबर में गुजारे, जो कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में से एक कैंपस है, और माहिर बशरियात के साथ इश्तराक करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ अपनी ज़ुबान रखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो माहिर बशरियात होते हैं, यानी कि इंसानों के माहिर। इनमें से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऐसी बोली जो ईशी के साथ मतलब दोस्ती में काम आ सकती थी, यानी कि एक माहिर बशरियात को ईशी की लैंग्वेज आती थी। ईशी जो है बड़े पुराने कबीले से ताल्लुक़ था, तो उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, लेकिन एक पर्सन को आती थी। वहाँ पर उनके अकायद और फ़नून मिलते जुलते थे। एक ऐसे मुल्क का सामना करना जहाँ इसके लिए बीमारियाँ गैर हकीकी थी। ईशी को तब तक का मर्ज़ जो है ना लाहक हुआ और 1916 में उसकी वफ़ात हो गई। आखिर इसे दफना दिया गया और इसे कैलिफोर्निया के जनूब में वाक़या एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। हम जानते हैं कि इसका दिमाग इसके साथ दफन नहीं हुआ था। सीटल टाइम में शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक 2 महक़क़ीन ने ऐलान किया कि इन्हें एक ख़त मिला है जिसमें कहा गया है कि पोस्टमार्टम के दौरान ईशी का दिमाग निकालकर स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में भेज दिया गया था। अब इस पैराग्राफ में 3-4 में हमें पता चला इस ईशी की लैंग्वेज कैसी थी, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कहाँ रहता था, किन लोगों के साथ रहता था, और हमें ये भी पता चला कि जी हाँ वो उसकी डेथ किस वजह से हुई, और फिर ये भी पता चला कि उसके जो है ब्रेन को स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में भेज दिया गया दौरान उसके पोस्टमार्टम के। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 और 6।
अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 5-6 देखते हैं। वाई द कंट्रोवर्सी, तनाज़ा क्यों। 83 years after his death, Ishi Brain is much fought over item. A federal law called the Native American Grave Protection and Repatriation Act states that Indian remains held by federally founded institutions must be returned to their tribe or tribal descendants. Native Americans believe that the spirit of the deceased cannot travel to afterlife until their remains are buried whole. Because Ishi was the last of his family people, there are no direct descendants to bury his remains. In this case, his brain. A group of Northern Californian Indians have proposed that they be given custody of Ishi's brain, which they will bury in the area of California where his people once lived. Although this seems like a reasonable solution, and Smithsonian has launched a search for Ishi's descendants or people more closely related to him than the group of Northern California India. Rizal E. This search, Smithsonian researchers have found 9 American claim to lively descendant from the Yana, a sub-tribe of the Yahi. Complicating the situation is an assertion by researchers that is probably not full Yahi, but was perhaps half Medu or Wintu. ये आर्टिकल जो नीचे एक लिंक दिया गया है ये वहाँ से लिया गया, आप इसको कंप्लीट जो है पढ़ सकते हैं। चलिए इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। इसकी मौत के 83 साल बाद इशी का दिमाग एक बहुत ही लड़ाका चीज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार होने लग गया उसके दिमाग पर ना। एक वफाकी कानून जिसे नेटिव अमेरिकन ग्रेव प्रोटेक्शन एंड रिपार्टीशन एक्ट कहा जाता है, वो बयान करते हैं कि इंडियन रिमेन्स यानी हिंदुस्तानियों की जो रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, उनको उनके बावजदाद और उनके कबीलों में भेज देना चाहिए। वो कहता है मुकामी अमरीकियों का ख्याल है कि मरने वाले की रूह इस वक्त तक सफ़र नहीं कर सकती जब तक उसकी बाकियात को पूरी तरह से दफन ना कर दिया जाए। चूँकि इशी अपने लोगों में से आखिरी था, इसलिए इसकी बाकियात को दफन करने के लिए इसकी कोई औलाद नहीं थी। इस सूरत में इसका दिमाग शुमाली कैलिफोर्निया के हिंदुस्तानियों के एक ग्रुप ने तजवीज़ की है कि इन इशी का दिमाग तहवील में लेना चाहिए और कैलिफोर्निया के वस्त में यानी कैलिफोर्निया के इलाके में दफन करेंगे जहां पर इशी के लोग कभी रहते थे। अगरचे उन्हें ये एक माकूल हल की तरह लगता है। स्मिथसोनियन कैलिफोर्निया शुमाली के हिंदुस्तानियों के ग्रुप से ज़्यादा इशी के रिश्तेदारों और इशी के करीबी रिश्तेदारों की तलाश शुरू की। इस तलाश में 9 अमरीकियों का दावा किया है ग्रुप ने, जो कि याही के कबीले याना से ताल्लुक़ रखते हैं। सूरत हाल को पेचीदा बनाना, कुछ महक़क़ीन का दावा है कि इशी मुकम्मल याही नहीं था, और वो कहते हैं लेकिन शायद था। वो कहते हैं आधा मेडू आधा विंटू, यानी कि 2 फैमिली से बिलोंग करता था, वो 2 कबीलों से, मेडू और विंटू, या मेडू हो सकता है या विंटू। तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन। 5-6 में जी वो जो है ना उनका एक एक्ट, जो एक कानून होता है अमेरिका का, उसके मुताबिक ना वो कहते हैं कि इसका जो दिमाग है ना उसके पास रखा जाए, इसकी कब्र में, यानी कि इसको इसके इलाके में दे दिया जाए। उनका ये भी मानना था, उनका ये अकीदा था कि रूह अगर इंसान को पूरा दफन ना किया जाए तो रूह जो है वो सफ़र नहीं कर सकती। तो इसलिए जो उन्होंने ना उसको ढूंढना शुरू कर दिया वो किस कबीले से था, ताकि उसका दिमाग वापस दफन कर दिया जाए। तो फिर वो रिसर्चर्स जो हैं, फिर वो एक याना कबीला है जो याही, जिसमें उसके कबीले के लोग कभी ताल्लुक़ रखते थे, तो उसको फिर वो वहाँ दफन कर देते हैं। फिर एक और पता चलता है कि ये आधा मेडू था आधा विंटू था। सो ये थी सारी स्टोरी कि हमने बिगनिंग में पढ़ा उसका दिमाग कहाँ पड़ा था, स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में, फिर जो अटेंशन रिसीव कर रहा था लोगों की। तो इस फिर वो जो ब्रेन था, मतलब जिस पर्सन का था वो पर्सन कौन था, ठीक है, फिर उसकी लैंग्वेज क्या थी ये पता चला, फिर वो कहाँ रहता था, ये चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता चली। यानी कि बात उसने की कि ये गुमशुदा दिमाग किसका है। फिर उन्होंने मुकम्मल तहकीक की, तो इस तरह से उन्होंने इस लेसन को बनाया, इसके पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज़ किया।
सो इसमें हमने ये डिस्कस किया पूरा यूनिट होप सो आपको समझ लगा होगा। आगे इसका जो है पूरे जो पैराग्राफ्स हैं इसका जो आंसर मैंने आगे शेयर किया आपसे, उसमें अब ये वो पूछते हैं, पहले पैराग्राफ 2-3 में हमने उसकी लाइफ का पता चला, पैराग्राफ 4 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन पता चली उसकी डेथ की कैसे हुई और प्रेजेंट डे उसके कैसे थे, और फिर आगे स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट देयर फॉर इज़ क्रोनोलॉजिकल, उसका जो डेथ का स्ट्रक्चर था वो क्रोनोलॉजिकल यानी कि ज़माने के मुताबिक तरतीब। तो इस जो टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये ज़माने के मुताबिक तरतीब दी गई है उसको प्रेजेंट डेज़ के मुताबिक। चैप्टर 3 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। इसकी समरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और ये ऑफन पेपर में आई थिंक नहीं पूछा गया, बट हो सकता है वो पूछ लें। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, इसकी समरी आपको लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।